करमवीर कर्म करे निष्फल रहे न वीर, बेहिचक सागर में गिरे लांगे चारों तीर। मेरे कर्मवीर साथियों, आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। एक हिंट देता हूँ, आप मुझे बताना कि आपको पता चलता है कि नहीं चलता। आज मैं किस बारे में क्लास लगाना चाहता हूँ, वो है सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो कहावत जुड़ी हुई है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि रणथंभौर से जुड़ी हुई है। रणथंभौर, आज हम रणथंभौर के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये गिरिदुर्ग है। क्या है? ये गिरिदुर्ग है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका नाम रंतापुर यानी कि रण की घाटी में स्थित नगर, मूल नाम तो ये है इसका। तीसरी बात, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथी बात, ये सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। गिरिदुर्ग है, रंतापुर कहते हैं, रण की घाटी के दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इस दुर्ग को दुर्गा धीरण दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग से बहुत से लोगों की बातें जुड़ी हुई है, वो और पढ़ेंगे। गिरिदुर्ग है पहली बात। इसका नाम रंतापुर या रण की घाटी में स्थित नगर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सवाई माधोपुर में स्थित है, दुर्गा धीरण इसका नाम है। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि और सारे दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। और सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था। अब इसके बारे में अपन कुछ विचार और कर लेते हैं। इतनी बात आपके समझ में आई है, आगे और करते हैं। आगे जब बात करते हैं ना, तो इसके अंदर गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है, और मंदिर वो है जहां पर शादी से पहले, कोई भी शादी करवाता है उससे पहले जो पहला कार्ड होता है गणेश जी को भेजा जाता है। इसी गणेश जी के मंदिर के पूर्व में एक जलाशय है या पानी की व्यवस्था है, जिसको गुप्त गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त गंगा कहा जाता है। इसके बाद में इसमें दर्शनीय स्थलों की बात करें ना, दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय स्थल में इसके अंदर एक है हमीर महल। हमीर महल है, इसमें सुपारी महल है। सुपारी महल है, महल है। इसमें जोरा मोरा है, जोरा और भौरा है। हमीर महल है, सुपारी महल है, इसमें स्थलीय स्थल है, इसके अंदर गणेश जी का मंदिर है, जोरा भौरा है, और रनी हाड़ा तालाब है। रनी हाड़ा तालाब है। ये इसके कुछ दर्शनीय स्थल थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जो इस प्रकार से हैं। इसकी जो स्थापना या निर्माण करवाया था, वो करवाया था जगत ने। निर्माता वो है जगत या जयंत। अब इसके अंदर चौहानों की जो शाखा थी कैसे स्थापित हुई, उसके बारे में थोड़े विचार कर लेते हैं। निर्माता के बारे में मैंने आपको बता दिया, गिरिदुर्ग का 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ रंतापुर कहलाता है और दुर्गा धीरण कहलाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अबुल फजल ने इसके बारे में कहा, क्या कहा वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो त्रायन का युद्ध हुआ था ना, त्रायन की लड़ाई हुई थी 1191, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192। इस लड़ाई के अंदर ये लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच इस लड़ाई के अंदर क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है 1192 की लड़ाई में, और उसको कैद करके मोहम्मद गोरी कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाता है, गजनी ले जाता है, और मोहम्मद गोरी भी गजनी चला जाता है। मोहम्मद गोरी पीछे अपने सेनापति कुतुबुद्दीन को यहाँ का शासन सौंप के चला जाता है, और इस कुतुबुद्दीन की सहायता से पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा होता है गोविंदराज, जो उस समय भारत में होता है, गोविंदराज चौहान। वो गोविंदराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर के अंदर, यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर चौहानों की शाखा की नींव रखता है। और जो गोविंदराज है, इसको रणथंभौर की चौहान शाखा का मूल पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर चौहान शाखा की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तराइन के 1192 के युद्ध के बाद में नींव रखी थी, करीबन 1194 के आसपास। अब इसके अंदर एक समय आता है कि जब यहाँ का चौहानों की रणथंभौर शाखा सबसे प्रतापी शासक होता है राणा अमीर, जिसके बारे में वो कोत कहा जाता ना, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले, एक बार तिरिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इतना ये अमीर हठी था, इतना अपना हट का पक्का था, इतना अपना ये वचन का पक्का था, इसका शासन था। और जब ये बेटा तो, इसके पिता का नाम था जेतर सिंह, और इसकी पत्नी का नाम था रंगदेवी, और एक इसकी बेटी थी, छोटी सी पुत्री, छोटी थी बेचारी बिल्कुल ही, उसका नाम था देवल दे। और इसका जो आश्रित कवि था, उसका नाम था विजयादित्य। ये इसका कवि था। और इसके बारे में कुछ बात और कर लेते हैं। अमीरदेव चौहान के जो समकालीन शासक थे दिल्ली में जो समकालीन शासक थे इसके, वो दो थे। एक तो था जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि खिलजी वंश का राज था, शासन था दिल्ली पर। एक था अलाउद्दीन खिलजी, इनका दोनों का शासन था। इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली। अब बात करते आगे की बात जानकारी करें कि तो हमीरदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमीरदेव के बारे में हमें जिन ग्रंथों से जानकारी मिलती है, वो एक ग्रंथ तो है नयन चंद्र सूरी का महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ है अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य। एक रचनाकार हुआ चंद्रशेखर ने लिखी थी अमीर हट। क्या लिखा था? अमीर हट, जिससे हमें अमीर के बारे में जानकारी मिलती है। एक व्यक्ति था जोधराज, एक था सारंगधर। इन दोनों ने लिखा था, अलग अलग लिखे थे, लेकिन दोनों का नाम क्या है? अमीर काव्य, अमीर रासो इसका भी माना जाता है, इसका भी अमीर रासो माना जाता है। नयन चंद्र सूरी है, इसने अमीर महाकाव्य लिखा था। चंद्रधर ने
चंद्रशेखर ने अमीर हट लिखा था। अमीर हट के साथ में एक अंक इसमें और भी लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम अगर हमें देखना है चंद्रशेखर, वो है सुरजन चरित। क्या नाम है? सुरजन चरित। ये नैनचंद्र सूरी का अमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का अमीर हट और सुरजन चरित, जोधराज का अमीर रासो, सारंगधर का अमीर रासो। ये वो ग्रंथ है जहां जिससे हमें हमीर देव के बारे में जानकारी मिलती है। अब कहानी आगे की शुरू करते हैं। तो आगे की कहानी हमीर देव के बारे में शुरू करते हैं। तो हमीर देव के साथ में जो लड़ाई होती है 1301 की, उसके बारे में बात करते हैं। हमीर देव ने क्या किया था? दिग्विजय करने की नीति अपनाई और एक यज्ञ करवाया, उसका नाम था कोटियजन। अश्वमेध यज्ञ की तरह होता है कोटियजन यज्ञ। इसका जो पुरोहित वो था विश्वरूप। इसने ये कोटिजन यज्ञ किया। इस यज्ञ से जब किया इसने कोटिजन यज्ञ और दिग्विजय की नीति अपनाई, तो जलालुद्दीन को ये बुरा लगा। जलालुद्दीन को बुरा लगा और जलालुद्दीन ने इस पे आक्रमण कर दिया। कब? 1291 और 1292। इसमें जलालुद्दीन ने अमीर देव पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस लड़ाई में, दोनों लड़ाइयों के अंदर हमीर देव चौहान की क्या होती है? विजय होती है। और जलालुद्दीन की क्या होती है? हार होती है। अब हार होने के बाद में क्या स्टोरी बनती है वो देखते हैं। अब जलालुद्दीन की होगी हार और उसका जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को यह बात पसंद नहीं आई, तो खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन की जो अपना चाचा था उसकी कर दी हत्या। और हत्या करने के बाद में उन्होंने क्या किया? 1299 में अपने दो सेनापति किसने भेजे? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या हुआ? जो अलाउद्दीन है ना, ये शासक बन गया, ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बन गया अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेने के लिए उसने क्या किया? 1299 में अपने दो सेनापति देकर की सेना भेजी। उन सेनापतियों का नाम था, एक का नाम था नुसरत खां, एक था उल्गू खां। अब ये उल्गू खां था, ये अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। और इधर हमीर ने कौन कौन से सैनिक भेजे? हमीर के दो सेनापति जो हमीर ने भेजे थे वो थे, एक तो था भीम सिंह और एक था धर्म सिंह। ये दो सैनिक हमीर देव चौहान ने भेजे। इन दोनों के बीच में भीम सिंह और धर्म सिंह सेना लेकर पहुंच गए, इधर उल्लू खान नुसरत खान सेना लेकर पहुंच गए और इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। इस लड़ाई के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसका तो एक सेनापति होता है नुसरत खान, ये मारा जाता है। और उधर हमीर देव चौहान का एक सेनापति होता है भीम सिंह, ये मारा जाता है। ये बात ध्यान रखने की है, अलाउद्दीन का सेनापति जो नुसरत खान होता है वो मारा जाता है और अमीर देव चौहान का जो भीम सिंह सेनापति होता है ये मारा जाता है। अब ये मारे जाने के बाद में क्या हुआ कि उल्लू खान ने किसको बुलाया? अलाउद्दीन खिलजी को समाचार भेजा कि ये बात हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो सेना लेकर के वो भी पहुंच जाता है। आगे की घटना क्या होती है वो अब करते हैं अपन। अब ये नुसरत को मारा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, और हमीर देव चौहान का भीम सिंह मारा जाता है। और भीम सिंह मारा जाने के बाद में जो उल्लू खां है उसने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया और दोनों वो मिलकर बाद में क्या होता है? बाद में क्या होती है कि 11 जुलाई और 1300
एक का युद्ध होता है। इस समय जो लड़ाई होती है 11 जुलाई 1301 में, उस समय अमीर ने अपने 2 सेनापति भेजा, अमीरदेव चौहान ने। कौन कौन से? रणमल और रतिपाल। पहले मैं ये बता दूं कि लड़ाई हुई किस कारण से थी। एक लड़ाई होने का कारण था, एक था मंगोल, उसका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, और एक बंदा था अलाउद्दीन खिलजी, क्या अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, मराठा बेगम थी, उसका नाम था चिमना। इन दोनों में प्रेम था भाई, बड़ा प्रेम था, और प्रेम में ये दोनों अंधे हो गए। और जो अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, वो भी प्यार में अंधी हो गई। अंधी होकर बोले कि उस बुढ़े को अपन क्या करते हैं, मार देते हैं, और यहाँ का शासक दिल्ली का तेरे को बना देते हैं। तो ऐसी षड्यंत्र, वो भी बड़ा तेज आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, उसको पता चल जाता है। ऐसा ग्रंथों के अंदर हमें मिलती है ये बातें, इसलिए यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता होता चलता है, इनको पता चल जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, तो ये दोनों भागकर कहाँ आ जाते हैं, अमीर के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? अमीर के पास। और अमीर ने इनको शरण दे दी। शरण रक्षक तो राजपूत होते ही हैं, तो इन्होंने शरण दी। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ। इन्होंने एक तो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को 1191-92 की लड़ाई में बदला लेना चाहता था, और जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण इसलिए किया था, इसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और कोटिजन्य यज्ञ किया था, और उसकी हार का बदला लेना चाहता था अलाउद्दीन। एक तो बात ये होगी, और दूसरा ये कारण माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा है कि मोहम्मद शाह जो मंगोल था, और मराठा बेगम अलाउद्दीन की जो बेगम थी, मराठा बेगम चिमना, उनमें प्रेम था, और इन दोनों ने अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र अलाउद्दीन को पता चल जाता है। पता चलता है तो ये दोनों भाग के अमीरदेव चौहान के पास में आ जाते हैं, और अमीरदेव चौहान ने इनको शरण दे दी। अब इसके बाद में लड़ाई होती है। इसके बाद में जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई की बात करते हैं। इस लड़ाई के अंदर क्या होता है कि अमीरदेव के 2 सेनापति होते हैं। अमीर के कौन कौन से अमीर सेनापति होते हैं? रण, मल्ल और रतिपाल। इनको बोला भाई तुम सेना लेके जाओ, और सामने अलाउद्दीन खिलजी और उल्लू खां आए, उससे लड़ना में। तो सामने कौन था? एक तो था अलाउद्दीन, जिसको उल्लू खां ने बुला लिया था, अलाउद्दीन खिलजी, और एक बंदा था उल्लू खां जो उसका भाई था। अब ये आगे इनके बीच में लड़ाई होने से पहले क्या किया अलाउद्दीन ने? कूटनीति का अपनाई। कूटनीति अपना करके रणमल और रतिपाल को क्या कहा कि आपको गढ़ दुर्ग दे दिया जाएगा, युद्ध के बाद में आप हमें हमारी तरफ मिल जाओ। तो ये उनकी तरफ मिल गए। उस समय कहते हैं कि अलाउद्दीन जो अमीरदेव चौहान था, वो किसी समाधि अवस्था, मौन समाधि अवस्था लगा रखी थी, और उससे इन लोग रणमल और रतिपाल ने गुप्त रास्ता बता दिया। और इसके बीच में जब अमीर को पता चला, तो अमीर ने फिर केसरिया करने की योजना बनाई, और इतने कम समय के अंदर देवलदे और जो रंगदे थी, वो जोर रंगदे जो देवलदे जो कुंवारी थी, वो जोर नहीं कर सकती, और रंगदेव ने सोचा कि इतने जल्दी अग्नि को प्रज्वलित कैसे करें, और प्रज्वलित करके उसमें जोर करना में काफी टाइम लगता है। तो उनके बाद में जो घटना थी वो करते हैं। तो जब ये युद्ध होता है और द्वार खुल जाता है, तो अमीरदेव चौहान करता केसरिया, और एक होता है जोहर, और वो जोहर करता रंग दे, जो अमीरदेव की पत्नी होती है, और एक इसकी बेटी होती है देवल दे। और ये जो जोहर होता है, ये होता है जल जोहर, पदम तालाब। कौन सा जल जोहर होता है? जल जोहर। ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर होता है, जो 1301 के अंदर करती है रंगदे और देवलदे ने। इस जोर के अंदर ये तो समा जाते हैं, और अमीरदेव चौहान मारे जाते हैं। अमीरदेव चौहान मारे जाने के बाद में क्या घटना होती है कि जो दुर्ग होता है ना रणथंभौर, ये सौंप दिया जाता उल्लू खां को, और जो
रणमल और रतिपाल है, उनको बोलते हैं भैया तुम तेरे आप अपने राजा के साथ में धोखा गद्दारी कर ली, तो मैं तुम्हारे क्या लगता हूँ, मैं तो विदेशी आदमी हूँ, तुम्हारे समाज का ही नहीं हूँ। तो उनको दोनों को, रणमल और रतिपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। अब बच गया मोहम्मद खां मंगोल। जो मोहम्मद खां मंगोल है, उससे पूछा भाई आपको अगर मैं जिंदा छोड़ दूं तो क्या करोगे? तो उसने कहा अगर आप मेरे को जिंदा छोड़ दो ना, तो पहले सबसे पहले तो तेरे को मारूंगा मैं। अलाउद्दीन खिलजी को बोला तेरे को मार करके जो रणथंभौर दुर्ग है, यहाँ पर हमीरदेव चौहान का कोई वंशज है ना, उसको गद्दी पर बिठा दूंगा। ये बात जो घटना होती है, छोटी छोटी घटनाएं थी, वो मैंने बता दी। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो सविस्तार मैंने आपको बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने के लिए बड़ी उपयोगी, इसमें कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है, साका भी जुड़ा हुआ है, रणथंभौर के बारे में, दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है, जोड़ी हुई है। चौहान वंश शाखा की कैसे स्थापना है उसके बारे में बताएं। ये कुल मिलाकर ऐसा मैटर है या कंटेंट है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपके साथ ईमानदारी से जुड़ा हूँ। आप भी मेरे साथ ईमानदारी से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कर्मवीरों, मेरे साथियों, आज की क्लास बस इतनी। जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।